भारतीय राजनीति आज काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हो रही है, उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। यह एक शुभ संकेत जरूर है, लेकिन यहां से बात शुरू होती है, यहां से बात पूरी नहीं होती है। आज छोटे छोटे घोटालों से लेकर के विश्व के इतिहास के घोटालों का रिकॉर्ड भारत में टूट रहा है और पूरे देश में एक भयंकर जनाक्रोश है। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। जिस देश में सर्वेषां शोचानाम अर्थ शोचम परमम स्मृतम, आर्थिक शुचिता को सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था, आज हमारी प्राथमिकताएं बदल गई और यही कारण रहा कि दूसरों ने लूटा सो तो लूटा अपने देश में, अपने ही वतन के, अपने ही देश के शासकों ने करीब आजादी के इन 64 वर्षों में 400 लाख करोड़ रुपए देश का लूट लिया। यो तो 7वीं शताब्दी से देश लूटना प्रारंभ हुआ, वह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लूट का एक बहुत बड़ा दौर था, लेकिन वो सारे लूट के रिकॉर्ड वर्तमान में टूटते नजर आ रहे हैं। और आज देश के 121 करोड़ लोगों की ओर से हमने यह काले धन के संदर्भ में अंतिम पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी। जब भी हमारे केंद्र सरकार की नुमाइंदे बात करते हैं, हमारे वित्त मंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि काले धन को विदेशों से वापस लाने में कानूनी दिक्कतें हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम प्रायोजित तरीके से सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है और मैं इस संदर्भ में पूरी स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि अब राजनीतिक पार्टियों में कम से कम आधे दलों में काले धन को लेकर के एक सहमति बननी शुरू हुई है, लेकिन काले धन को यदि हम वापस देश को दिलाना चाहते हैं तो 5 महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, भारतीय नागरिकों के विदेशों में जमा काले धन और अवैध संपत्ति को सरकार इसी शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव लाए, कानून बनाए। उसके लिए जो भी संशोधन करना पड़े संशोधन लेकर के आए और इस काले धन का पता लगाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए फिर महत्वपूर्ण 4 कदम उठाए। एक, सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसद अपने अपने परिवार और अपने संस्थानों की संपत्ति की घोषणा का एक शपथ पत्र लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अथवा प्रधानमंत्री को उपलब्ध करवाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कुछ राजनीतिक दलों ने विदेशों में जमा संपत्ति के बारे में शपथ पत्र देने की घोषणा की है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। देश और विदेश में अपने परिजनों और अपने संस्थानों की संपूर्ण संपत्ति का वो शपथ पूर्वक एक घोषणा पत्र दे। और यहां से बात शुरू होती है अगली बात। इसके साथ वो ये भी कहें और इस बात पर भी सहमति दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके यदि केंद्र सरकार विदेशों में जमा काले धन के बारे में शीर्ष राजनेताओं, प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और टॉप कॉर्पोरेट्स के बारे में यदि जानकारी मांगती है तो मैं इससे सहमत हूं।
ये एक काम होने से सारी कानूनी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत काले धन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और हम उसको अपने देश में ला सकेंगे। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, यदि प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत होंगे तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत नहीं होते हैं तो हम देश के सभी एमपीज के पास में जाएंगे। उसके लिए मैं अगली अपनी बात और कहना चाहूंगा, बीच में पूरी बात कर देता हूं। और सारे सांसद इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज होती है तो हमको आपत्ति नहीं है। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एक बहुत मजबूत हथियार है, कानूनन प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह ही उसको सारी दुनिया के देश समान रूप से अपराध मानते हैं, वो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के प्रोविजंस। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के प्रावधानों के तहत तथा यूएन के प्रावधानों के तहत पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G स्कैम तक और आदर्श घोटाले तक जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे वो नौकरशाहों ने किए हैं, चाहे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने किए, करप्ट पॉलिटिशियंस ने किए, सबके बारे में हम खाली एक सामान्य चिट्ठी लिख करके जानकारी मांग सकते हैं। दुनिया के 204 देश, भारत के अलावा 203 देश उसके बारे में जानकारी देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें कानूनन दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो आखिर वर्तमान केंद्र सरकार क्यों नहीं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के प्रोविजंस के तहत यह जानकारी मांगती है, जबकि नाइजीरिया के शनी आबच्चा, लीबिया के गद्दाफी और मिस्र के हुस्नी मुबारक के जो बैंकों के खाते फ्रीज हुए वो इसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत ही हुए। भारत में कम से कम जिन राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट्स में केस चले हैं उनकी तो हम जानकारी तुरंत मांग ही सकते, क्यों नहीं मांगते आखिर केंद्र सरकार? जब सीधा साफ प्रोविजन है हमारे सामने तो उसके तहत भारत सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और ये काला धन चाहे देश के अंदर जमा है चाहे देश के बाहर, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन नहीं है। अभी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, टैक्स जस्टिस नेटवर्क हो या तमाम डर्टी मनी, ब्लैक मनी, काले धन के ऊपर कार्य करने वाली सभी संस्थानों का और टॉप इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन का प्रोविजन सभी दुनिया के देश करें। मैं भीष्म अग्निहोत्री जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हमारे एक बहुत शीर्ष कानूनविद भी हैं, यूएस से हमारे बीच में हैं, और वहां यूएस सरकार के सभी पार्टियों ने समान रूप से अपने यहां पर समान रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून की शक्ल देने के लिए दोनों हाउसेज में इसको पास कर दिया है, बेनिफिशियल ओनरशिप के प्रोविजंस को। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो आज सौंपा है, वैसे कर हम इसको पोस्ट कर चुके हैं चित्रकूट की धरती से, जहां पर भगवान श्याम ने 11.5 वर्ष तप किया, और इसके पीछे मकसद यही था। आज प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हमने इसका रिसीविंग लिया है और उद्देश्य यही है कि अब हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। दुनिया के 204 देशों में आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। करीब 200 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है। यदि 400 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में आता है तो भारत एक दिन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता है। भारत गरीब देश नहीं है, इसको गरीब बनाया है, इसके साथ धोखा करके, छल करके, इसके साथ गद्दारी करके, गद्दाफियों की तरह के देश के कुछ भ्रष्ट बेईमान लोगों ने। और फिर यह कहा जाता है कि भारत एक गरीब मुल्क है। आज यूरोप और यूरो का पतन हो रहा है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो
ग्रीस हो, आज अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश होता जा रहा है। अमेरिका और डॉलर का भी पतन सुनिश्चित है। और इंग्लैंड खुद, जिसकी 16 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, 400 लाख रुपए का कर्ज, अब तो महाशक्ति एशिया का कोई एक देश बनेगा, या तो चीन या भारत। भारत ने काले धन को देश को दिला दिया और भ्रष्टाचार को मिटा दिया, तो भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये काले धन के बारे में मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस की बात की जिसके तहत हम अपने देश का काला धन देश में ला सकते हैं, आगे से काला धन जमा ना हो। इसीलिए इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को एक मजबूत लोकपाल बिल, एक सशक्त जन लोकपाल लाना ही चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है, सत्तारूढ़ केंद्र सरकार के एक शीर्ष व्यक्ति अभी 2 दिन पहले यूपी में जाते, कहते हैं कि हम विकास का पैसा भेजते हैं और वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। भ्रष्टाचार के कारण से बेईमान अधिकारी अपनी जेब भर लेते हैं। लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कठोर कानून क्यों नहीं बनाना चाहती? तो इसी शीतकालीन सत्र में सरकार को एक मजबूत लोकपाल, एक सशक्त जन लोकपाल लाना चाहिए। साथ में ही जो स्थापित हमारी न्याय और कानून व्यवस्था, उसको और अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए काम करना होगा। और अपनी दोषपूर्ण कर प्रणाली और आर्थिक नीतियों को भी ठीक करना पड़ेगा। ये 3 उपाय हैं जो सरकारी स्तर पर उठाने चाहिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। हाँ, लोगों का नैतिक उत्थान होना चाहिए, उसके बिना भी भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। और उसके लिए हम कर ही रहे काम, वो सरकारें नहीं कर सकती, वो हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों का ही काम है। और हम जैसे आध्यात्मिक लोगों का अपने संन्यास धर्म के साथ में राष्ट्र धर्म निभाना, ये भी हमारी नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद ने निभाया। केंद्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए और उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए कदम नहीं उठाती है, तो हम 3 चरण में आंदोलन करने वाले हैं। पहला चरण होगा, यदि केंद्र सरकार ने 1 से 2 सप्ताह के भीतर काले धन के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जो प्रोविजंस हमने सुझाए उस पर काम नहीं किया, तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों से तो इस मुद्दे पर समर्थन लेंगे ही, सभी सांसदों से हम समर्थन लेंगे। और इसके बाद राजनीतिक पार्टियों और सांसदों से इन्हीं काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर समर्थन लेने के साथ साथ जहां 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी हम एक जनमत संग्रह अभियान चलाएंगे और चुनाव से पूर्व काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद, पूरे देश में 4 जून से पहले ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरा देश उसमें खड़ा होगा, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, गुस्सा, एक जुनून है। आखिर देश लूट रहा है और देश के कर्णधार असंवेदनशील होकर के बैठे। आज पूरी दुनिया में एक अनुकूल वातावरण है काले धन को वापस लाने के लिए। आखिर केंद्र सरकार इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही है? जो इन मुद्दों पर साथ देंगे, हम उनका समर्थन करेंगे और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाने के लिए जो प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर जो कार्य नहीं करेंगे, हम उनका अपने करोड़ों समर्थकों और 1 करोड़ से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जम करके विरोध करेंगे। तो समर्थन मुद्दों के आधार पर, जनहित में, राष्ट्रहित में, और विरोध भी मुद्दों के आधार पर, तो ये समर्थन और विरोध की एक स्वस्थ परंपरा हम शुरू करेंगे और इसका परिणाम बहुत बड़ा इस देश को मिलेगा। यह अंतिम पत्र वर्तमान प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए है कि अब यदि केंद्र सरकार इन मुद्दों के आधार पर काम नहीं करेगी
तो फिर वो सत्ता में रहने का अपना नैतिक और संवैधानिक दायित्व खो देती, तो फिर इस देश के लोग निर्णय करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को कुछ लोगों ने देश के साथ धोखा करके लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया है। तो फिर देश के लोग अपना धर्म निभाएंगे? यदि प्रधानमंत्री अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाते तो सरकारें किस लिए बनाई जाती है? क्या देश को लूटने के लिए? आज इस देश में जिस पेट्रोल का मूल्य क्रूड ऑयल हो, उसके ऊपर उसकी प्यूरिफिकेशन की बात हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसको ट्रांसपोर्ट करने से लेकर के और पेट्रोल पंप्स के कमी पड़ता है, और उसको 70 से 76 रुपए में यदि सरकार बेचती है, तो इसका मतलब सीधी सीधी सरकार देश के आम लोगों को लूट रही है। आज भारत में 1% टैक्स लगाया जाता है अमीर लोगों के लिए, और 31 टैक्स एक टैक्स अमीर लोगों के लिए, समर्थ लोगों के लिए, जिसको इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और 31 टैक्स गरीब लोगों के लिए लगा करके दोनों हाथों से सरकार लूट रही है देश के लोगों को। ये भारत की कर प्रणाली, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे, दोषपूर्ण है। इसमें पदार्थों के मूलभूत मूल्य में करीब 50 से 100% एडिशन हो जाता है, और उसी के कारण से महंगाई बढ़ रही है। और हमारे देश के सत्ताओं पर बैठे लोग बेशर्मी से कहते हैं देश के लोग ज्यादा खाने लग गए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है, देश में अमीरी बढ़ गई है। देश भूखा मर रहा है और यूं कह रहे हैं कि अमीरी बढ़ गई है, इसलिए देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण से बढ़ रही है। इसलिए मैंने सुझाव दिया है, सारे टैक्स खत्म करो, खाली ट्रांजैक्शन टैक्स देश पर लगाओ, तो आधे मूल्य में लगभग सारी चीजें मिलेंगी, आधे मूल्य में। गैस, पेट्रोल, फिर 2-2 रुपए कम करके देश के लोगों को गुमराह करते कि हमने महंगाई कम कर दी है। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा मैं पहले कह चुका हूं, एकदम साफ है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जिन प्रावधानों के तहत काला धन आ सकता है, सरकार को वो काम करने चाहिए। संधियों के नाम पर देश के साथ धोखा किया जा रहा है। संधियां, अभी स्विट्जरलैंड से हमने संधि की कि 2010 और 11 के बाद जो स्विट्जरलैंड में पैसा जमा होगा उसका हिसाब किताब पता लगेगा, जबकि यूके ने स्विट्जरलैंड के साथ संधि की कि अब तक इतिहास के में जितना भी पैसा स्विट्जरलैंड में जमा किया है उसके ऊपर वो उनको हिसाब देंगे और उनको उनका पैसा लौटाएंगे। तो हमारी संधियां ऐसी की जाती हैं जिससे कि काला धन वाले साफ बच जाए और देश का धन देश को ना मिले। तो काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो और उसको वापस लाने के लिए जो सही तरीके हैं वो अपनाए जाए, देश के लोगों के साथ धोखा ना हो। हमारा एकदम साफ एजेंडा, कोई गुप्त एजेंडा है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियों को समझ तभी आती है जब चुनाव सर पर होता है, तो वहां से शुरू होकर के मैंने कहा तो पूरे देश में आएगा। उत्तर प्रदेश से देश तक यात्रा वहीं से शुरू होती है। इतिहास के अंदर भी जब जब देश में भ्रष्टाचार, अनाचार, पाप, अन्याय बढ़ा, तब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान कृष्ण हो और अवध और मगध उधर से यात्रा शुरू हुई आचार्य चाणक्य की। तो इस देश की परिवर्तन की यात्रा में 3 बड़े परिवर्तन उत्तर प्रदेश से होकर के आगे बढ़े हैं। तो उत्तर प्रदेश से देश तक ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, ये क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो। हम देश को बचाने के लिए अखाड़े में पूरी तरह कूद चुके हैं। हम योग नीति के द्वारा इस राजनीति की अपवित्रता को शुद्ध करना चाहते हैं। कहा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत तो ये मुझे क्या है, तो केंद्र सरकार को तुरंत कल ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं? एक केस चलना अलग बात है। क्या किसी भी एक भी व्यक्ति के बारे में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस के तहत जानकारी मांगी गई, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो आज तो केवल 70 टैक्स हेवन नहीं, दुनिया का हर देश टैक्स हेवन हो गया। क्या हमारे देश के किसी भी सरकार ने कोई जानकारी मांगी? क्यों नहीं मांगी? आदरणीय अन्ना हजारे साहब के साथ में प्रतिस्पर्धा का प्रश्न ही नहीं है। यहां कोई किसी का खेत का बंटवारा नहीं हो रहा है। ये तो देश को जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलनों का और जनाक्रोश का एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार हो रहा है। इसलिए आदरणीय अन्ना हजारे साहब के साथ पहले दिन से
जनलोकपाल जो पहले दिन प्रधानमंत्री जी को भेजा गया उसमें फर्स्ट सिग्नेचरी हम ही है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ काले धन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, 3 मुद्दों को लेकर के हमारा पूरा अभियान है। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर कोई प्रतिस्पर्धा। देखिए, हम तो कपालभाति के स्टोक मरवाते हैं और इससे लोग शराब छोड़ देते हैं, इसलिए हम पेड़ के साथ बांध के नहीं मारते, हम कपालभाति के स्टोक मार के छुड़वाते हैं और ये पूरी तरह से अहिंसक है। अन्ना जी वयोवृद्ध हैं और उन्होंने प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा की है, मैं उनका आदर करता हूं। बड़े बुजुर्ग जो भी तरीका अपनाते हैं वक्त के तकाजे को देख करके, परिस्थिति को देख करके, तो मैं उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। 700 लोगों के नाम मिल चुके हैं, आखिर केंद्र सरकार क्यों छिपा रही है उनके नाम? दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतना काला धन होने के बावजूद यदि वास्तविक स्थिति देखी जाए तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर आज भी है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आदमी करने पर आए तो क्या नहीं कर सकता। बात वही है, एक मजबूत दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहला एफिडेविट मैं ही भर करके प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से बोल भी रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास कौड़ी से लेकर के करोड़ तक जो भी काला धन मिले, सरकार उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, देश में, विदेश में और पूरे यूनिवर्स में। मेरे पिछले जन्म का भी इस 64 साल में से 55 साल से ज्यादा राज्य केंद्र में किसका रहा? 65 सालों में 55 साल से ज्यादा जिनका राज्य रहा और उनके सरकार में रहते हुए देश के 400 लाख करोड़ रुपए लुटे, उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या वो खुद नहीं? क्या उनके पूर्वज नहीं? क्या वर्तमान केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है? तो हम यदि देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसका क्रेडिट लेना चाहते और देश में जो लूट हुई उसकी जवाबदेही से हम बचना चाहते हैं। यदि विकास के लिए अपने आपको शाबाशी देते हो तो लूट के लिए गुनहगार भी तो कहलाएंगे। एक बार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हमें अधिकार है, हमने अपनी बात को समग्रता के साथ कह दिया, इसके बाद फैसला देश की जनता करेगी। तो दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हैं, सरकारें बनाने वाले तो देश के 121 करोड़ लोग हैं और वो हमारे इस अभियान में साथ हैं, आप रोज देख रहे हैं। इसलिए सरकार साथ देगी तो तर जाएगी, नहीं तो सत्ता से उतर जाएगी, तो देश के लोग उसका जवाब देंगे। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं और भविष्यवाणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इतना ही इस पूरे संदर्भ में कहना चाहूंगा। पिछले बार हमने सोचा कि मरना है तो देश के लोगों को बता करके मरेंगे, इसलिए नहीं तो बहन राजवाला जैसा हर्ष होता और ये कह दिया जाता कि बाबा को बाबा के लोगों ने मार दिया। अब हम जिंदा हैं और आर पार की जंग लड़ेंगे, जिएंगे तो लड़ेंगे और जंग करते करते मर गए तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान इनका हिसाब किताब अपने आप का। हमारा संवाद जनता से चल रहा है, झांसी से लेकर के और चित्रकूट तक आपने देखा 1-1 लाख लोग भोर में 5 बजे से जुट रहे हैं। इसलिए देश हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में है। सरकार यदि इन मुद्दों से सरोकार रखती है तो अब उसको हमने एक अंतिम विकल्प दिया है। मुझे लगता है अभी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, 1 सप्ताह का तो इंतजार करना ही चाहिए, शीतकालीन सत्र का तो इंतजार करना ही चाहिए। देखिए, एक जगह से चुनाव करना ये तो कमजोरी है, इसलिए अब 543 लोकसभा के सीटों पर जहां चुनाव लड़ा जाएगा वहां पर मुद्दों के आधार पर एक बहुत बड़े समर्थन और विरोध की जंग लड़ी जाएगी और उस देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में पाप पराजित होगा, सत्यमेव जयते, यह आप घटित होता देखिए। जनमत संग्रह यूपी के चुनाव से 1 महीना पहले शुरू होगा और उसके बाद में पूरे देश में एक बड़ी जंग होगी और पूरे देश को उससे न्याय मिलेगा। देखिए, हमने
भ्रष्टाचार, काले धन और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक अंतिम मौका केंद्र सरकार को यूपीए में जो उसके दूसरे घटक दल हैं या उसको जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वो हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रहे। तृणमूल कांग्रेस हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रही है, बाहर से समर्थन दे रही सपा हमारे मुद्दों का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि वो मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी साफ साफ हो जाएगा और जल्दी ही जब उन सबसे हम सहमति पत्र लेकर के और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इसलिए इस पूरे अभियान आंदोलनों के क्रम में आप देखिए सभी जन आंदोलनों को और जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को खाली एक ही पार्टी के लोग गालियां दे रहे हैं। उसमें तृणमूल के लोग शामिल नहीं गाली देने में, उसमें सपा के लोग, बसपा के लोग शामिल नहीं है, उसके अंदर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, डीएमके के लोग या और कोई दूसरे लोग शामिल नहीं है। एक ही पार्टी के लोग आखिर जन आंदोलनों को कुचलने में और एक ही पार्टी के लोग जन आंदोलनों को चलाने वाले व्यक्तियों को अपराधी बताने में, उनको आतंकवादी बताने में क्यों लगे? अब इन मुद्दों के पर कुछ दिनों में आप देख लेंगे संसद में बहुमत हमारे साथ में होगा और जो इन मुद्दों पर साथ नहीं देंगे उनका हम खुलेआम विरोध करेंगे और वो विरोध देश को बचाने के लिए होगा। और मैंने कहा विरोध और समर्थन की एक स्वस्थ परंपरा होगी। भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले राजीव भाई के शहादत दिवस 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस समारोह के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन उपस्थिति में मनाया जाएगा। राजीव भाई की स्मृति में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित स्वदेशी मेला स्वानंद मेला के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे। भारतीय संत परंपरा के गौरव चिन्मयानंद बापू के गांव गैपुरा, जहां स्वामी जी का पूज्य चिन्मयानंद बापू जी ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं गांव के लोगों ने विशाल फूलों की माला पहनाकर स्वामी जी के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया। साथ ही पूज्य चिन्मयानंद बापू जी को भी विशाल फूलों की माला पहनाकर लोगों ने सम्मान किया। जननायक स्वामी रामदेव जी ने पूज्य चिन्मयानंद बापू को शॉल पहनाकर आशीर्वाद दिया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज गैपुरा में, जिसका वास्तविक नाम गायपुरा है, अपभ्रंश होकर के गैपुरा हो गया। हमारे पुरखों ने यहाँ गाय की बहुत सेवा की होगी और उस गोमाता की सेवा का ही पुण्य आज यहाँ प्रकट हुआ है कि हजारों हजारों पुण्य आत्माएं एक साथ यहाँ पर बैठी। उस गोमाता की सेवा के ही पुण्य प्रताप से हम सब के प्यारे, आप तो उनसे प्यार करते ही हैं, क्योंकि वो इस गैपुरा की मिट्टी के ही नहीं, वह हमारी भारत भूमि के और हमारी संत परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे बहुत ही प्यारे पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
किसी धरती का कोई बहुत पुण्य होता है ना, तब वहां कोई संत का जन्म होता है, किसी योगी आत्मा का जन्म होता है, दिव्य आत्मा का जन्म होता है, किसी भगवान की विशेष अनुग्रह प्राप्त आत्मा का अवतरण धरती पर। यह सामान्य घटना नहीं। आज गयपुरा में अपनी बात गाय से ही शुरू करता हूं। मैंने पूरा कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि मैं योग शास्त्र और वेद शास्त्र के साथ आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर आजकल ज्यादा चिंतन करता हूं। योग शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र तो मेरा पुराना विषय है। अर्थशास्त्र के ऊपर इसलिए चिंतन करता हूं कि किसी चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट बता दो तो आदमी तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। आप किसी बड़े से बड़े व्यापारी के पास कोई भी आप प्रोजेक्ट लेकर के जाइए, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो तुरंत करना शुरू कर देगा उसका। लोगों ने प्राणायाम क्यों शुरू किया? बोले इससे बीपी की गोली छूट जाएगी, शुगर की गोली छूट जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की गोली छूट जाएगी, आयरन की कैप्सूल छूट जाएंगे, कैल्शियम के लिए गोली नहीं खानी पड़ेगी, दर्द के लिए गोली नहीं खानी पड़ेगी, एसिडिटी के लिए गोली नहीं खानी पड़ेगी, खाना पचाने के लिए गोली नहीं खानी पड़ेगी, हाजमा के लिए, खाना खाने के लिए, आजकल तो खाना पैखाने के लिए भी गोली खाते हैं। हाँ, सोने के लिए भी गोली खाते हैं, जागने के लिए भी गोली खाते हैं, फिर खा के गोली से ही दिन की शुरुआत होती है और उसी से दिन का अंत होता है। गोली को मारो गोली। मैंने कहा तुम प्राणायाम करो तो गोली छूट गई। नींद अच्छी आती है योग करने से, भूख अच्छी लगती है योग करने से, हाथ में एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, और खाने के बाद में शरीर में ताकत आती है और पैखाना भी एकदम। आदमी एक आदमी को देखो आप सुबह सुबह बड़ा खुश। मैंने कहा भाई क्या बात है, कुछ बड़ी खुशी है क्या, प्रमोशन हो गया? बोले बाबा जी प्रमोशन तो बाद की बात, अब मोशन अच्छा हो गया। आदमी को सुबह सुबह उठ करके पेट बढ़िया साफ हो जाए ना, एकदम ऐसे हल्का हल्का हो जाता है पूरा शरीर। और पेट भारी हो ना, किसी किसी का पेट तो इतना खराब रहता है, मैंने कई जगह देखा 3-3 दिन तक इनपुट जारी रहती है, आउटपुट कुछ नहीं है। जो कपालभाति करते हैं उनका 14 से 17 के बीच हीमोग्लोबिन रहता है। लगभग 15 साल होगी मुझे अनाज खाए, 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास दूध या ऐसे ही कुछ जो है छाछ है दही आदि लेता हूं, इतना सा खाता हूं। अभी देखो ना मैं खा के बैठा हूं, अब खा पी करके भी इतना सा है तो कितना सा खाया होगा। और यहां थाली भर के खा जाते हैं फिर भी भूखो ही रहते हैं, फिर भी बोले ताकत नहीं आती। कपालभाति करोगे फर्स्ट क्लास हीमोग्लोबिन। मेरा 15 सालों से अनाज न खाने के बावजूद और 17-18 घंटे रोज काम करता हूं, हीमोग्लोबिन मेरा रहता है 17। कितना? 17। और यहां मौसमी खा गए, अनार खा गए, मुनक्का खा गए, अंजीर खा गए, क्विंटलों गाजर रगड़ मारी, पालक का जूस पी गए, सब आयरन के कैप्सूल खा गए। बोले बाबा इतना तो खा लिया, अब मैं क्या खाऊं, मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा मुझे खाने का इरादा है क्या? और तो कुछ बचा ही नहीं तेरा। खैर ये तो थोड़ा मजाक किया मैंने। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन फर्स्ट क्लास एकदम। ये हीमोग्लोबिन अच्छा होता है ना तो दिन भर मन खुश रहता है, काम करने में मन लगता है और थकान नहीं होती है, शरीर एकदम चंगा रहना चाहिए। फूल की कलियों की तरह एक एक मसल्स खिला हुआ, तन ऐसा चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास। हल्का होना चाहिए, तन हल्का, मन हल्का, ऐसे जैसे मानो आसमान मोड़ रहे हो, स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो धरती पर ही, ऐसा रहना चाहिए। तो मैं बात ये कह रहा था, हमने प्राणायाम कराया, मस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम। इससे क्या हुआ? इससे लोगों की रोग सब मिट गए, दवाइयां सब छूट गई।
किसी को डॉक्टर ने बोल दिया था आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमने अनुलोम विलोम कराया, थोड़ा उसको आँख में डालने की दृष्टि जो दवाई बताते हैं ना, अदरक का रस, सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, एक चम्मच 3 चम्मच शहद मिला करके एक बूंद आँख में डाला, आंवला का जूस पी लिया, ये पॉइंट दबा लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, आँख का ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इलाज भी बता रहा हूँ साथ साथ। फिर कान का ऑपरेशन, कान के पर्दे में छेद हो गया था, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, सर्ववाद्यवटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित रसायन का प्रयोग किया, कान के पर्दे का छेद भर गया। किसी को चेहरे की सर्जरी के लिए बोल दिया था, प्राणायाम किया, चमक आ गई है, वही फेयर एंड लवली लगाई घूम रहे हैं, कोई गोरा नहीं हुआ। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर 5 साल तक लगा के देखा, 1 इंच से गोरी नहीं हुई है भैंस। प्राणायाम किया, एकदम फर्स्ट क्लास चेहरा हो गया, दांत एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम चकाचक सफेद, कपालभाति से प्राणायाम किया, हीमोग्लोबिन एकदम फिट, हार्ट एकदम फिट, फेफड़े एकदम फिट, चमड़ी एकदम अच्छी, चमड़ी के ऊपर कोई रोग नहीं होता, न किसी भी तरह की फोड़े फुंसी, फिर लिकोडर्मा, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, ये भयंकर भयंकर बीमारी होती है चमड़ी की, हड्डियों की बहुत तरह की बीमारी होती है, 100 प्रकार का अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर फैक्टर पॉजिटिव होना, फिर गाउट का होना, फिर इसके अंदर ESO पॉजिटिव होना, फिर बहुत तरह की यूरिक एसिड का बढ़ना, बहुत तरह की बीमारी होती है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन गड़बड़ होने से फिर हड्डियां बेकार हो जाती है, मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं, आदमी से चला फिरा नहीं जाता, यूं टेढ़े मेढ़े चढ़ जाते हैं, ऐसे सब टेढ़े मेढ़े। तो प्राणायाम किया, इससे सब ठीक किया ना, हमने देखा है, पूरा प्रयोग किया इसका, पूरे साइंटिफिक एविडेंस है इसके, हमारे पास प्रूफ है। मैं कह रहा, मैं ना आँख ही देखूं कह रहा हूं, ना खाली पोथी पढ़ी कह रहा हूं, आंखों देखी भी झूठ हो जाती है, कई बार रस्सी सांप नजर आती है, ठूठ भूत नजर आता है, कुछ ऐसी भ्रम हो जाता है आदमी को, आंखें देखी बात भी झूठ हो सकती है, कई बार कानों सुनी बात भी झूठी हो जाती है। इसलिए पैरामीटर्स विज्ञान की कसौटियां बनाई हैं कि कोई बात सच है या झूठ है, उसके क्या पूरे मान, तो उन सारे मानदंडों के ऊपर ये बात खरी उतरती है। जो मैं कह रहा हूं ना, जिन लोगों को ब्लड कैंसर था, TLC DLC गड़बड़ हो गया था, RBC प्लेटलेट्स चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC RBC गड़बड़ हो गया था, प्लेटलेट्स TLC DLC गड़बड़ हो गया था, कपालभाति के अनुलोम विलोम का ब्लड कैंसर ठीक हो गया ना, बाकी बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, TB वाला ट्यूमर, सब गांठें खत्म हो गई प्राणायाम करने से, सब बीमारियां मिटाई है हमने। तो मैं कह रहा था ये बेनिफिशियल है योग, सारी दुनिया कर रही है, जरूरत है। फिर थोड़ी बीमारी होती है तो थोड़ा जड़ी बूटियों से मदद ले लेते हैं। ये एलोपैथी जिससे हम इलाज कराए थे तो 250 साल पुरानी है, ये सृष्टि कितनी पुरानी है? 1,96,08,53,112 वर्ष पुरानी। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमने दुनिया को सबसे पहली संस्कृति दी, सभ्यता दी, हमने दुनिया को बोलने के लिए सबसे पहली जुबान दी, भाषा दी, संस्कृत भाषा। हमने दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था दी। 200-250 साल पहले लोग बीमार होते थे तो ये आयुर्वेद से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं से तो नाड़ी चिकित्सा से उपचार किया करते। हमने दुनिया को सबसे पहली न्याय व्यवस्था दी, मनुस्मृति तो उसका वर्तमान बहुत बड़ा प्रमाण है। और हमने पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया, महर्षि भृगु, अत्रि से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के धरती और चांद के बीच कितनी दूरी है, ये सबसे पहले हमारे ऋषियों ने बना। जितना पहले वो हजारों साल जितना पहले बताया था ना, उतनी सेम वही दूरी। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, धरती कैसे घूमती है। अच्छा आप सोचो, आज से हजारों साल पहले आदमी को कभी सोच सकता है? अब तुम धरती पर बैठे हो, बताओ धरती घूमती दिख रही? बोलो तो हमारे ऋषि कितने महान थे। धरती का अंत दिख रहा है तुमको यहाँ बैठे? चलो अब तो विमान से उड़ते हैं, पूरी दुनिया में सैटेलाइट लगे हुए हैं, सब चीजें देख रहे हैं हम। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को कैसे पता लगा होगा कि धरती गोल है? कैसे पता लगा हमारे ऋषियों में धरती और चांद में कितनी दूरी है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है? आदमी वहीं डर जाए, ये क्या अंधेरा सा हो गया। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान इतना ऊंचा था, उनका जीवन, उनका चरित्र इतना ऊंचा था, अभी तो उनकी लिखी भी बातें हम समझ नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं, ये भारत पहले भी दुनिया का सबसे ऊंचा देश था। इस धरती पर विशेष अनुग्रह है प्रभु का, और इस धरती पर जितनी भी आत्माएं पैदा होती हैं वो भी भगवान की विशेष प्रिय आत्माएं ही इसी भारत भूमि पर पैदा। और देश में भी उत्तर प्रदेश को तो विशेष सौभाग्य प्राप्त है। काशी में भगवान शिव, अयोध्या में भगवान राम, मथुरा में भगवान कृष्ण। भारतीय संस्कृति
कि जब तीन महापुरुषों का नाम लिया जाए, आदर्श पुरुषों का, भारत की जिससे पहचान है, भारत की संस्कृति की जिससे पहचान है, उन तीन महापुरुषों का नाम लेने तो सबसे पहले क्या आता है? भगवान शिव, राम, कृष्ण। शिव, राम और कृष्ण तीनों ही जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ, उस उत्तर प्रदेश से इस देश की पहचान है, और उस प्रदेश में हमारा जन्म हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या है सब। तो उत्तर प्रदेश वालों, अपने आप को धीर दुखी मत मानना, अपने आप को दरिद्र मत मानना। मैं कह रहा था योग, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, पूर्वजों को देखो तो। मैं तो उठते ही अपने पूर्वजों का ध्यान करता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं, मातृभूमि का ध्यान करता हूं, और अपने ही स्वरूप में उस भगवान का दर्शन करता हूं, अपने ही स्वरूप में, अपने ही रूप में ऋषिमुनियों का दर्शन करता हूं। मेरे भीतर जो जीन्स है वो ऋषिमुनियों के हैं, जिनमें राक्षसों की हो, मेरी बात का बुरा मत नहीं माने। हमारे भीतर तो ऋषियों की जीन्स है, हम उनकी संतान है। हमें गर्व है कि हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम उन्हीं की खानदान में पैदा हुए हैं, और उनकी परंपराओं को हमें बरकरार रखना है। भगवान का साम्राज्य इस धरती पर लाना है, ऋषि युग लाना है। भाई बहनों, बस एक काम, मेरे से बोले बाबा आपका योग और आयुर्वेद का सपना कब पूरा हो जाएगा? मैंने कहा जिस दिन हर ऋषि पुत्र, हर आर्य पुत्र, जिस दिन हर भारतवासी सुबह उठ करके योग करना शुरू कर देगा, योग लोगों की जीवन पद्धति में आ जाएगा, मैं समझूंगा योग का सपना पूरा हो गया है। चाहे इसके लिए मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 लगे, 50 साल लगे, हम लगे रहेंगे, और पूरे भारत को योगी बनाना है। हमारे सब पूर्वज योगी ही तो थे, ये काम तो होगा, फिर कोई रोगी कैसे रहेगा? ये बीमारियां तो रहेंगी ही नहीं ना भाई। अंधेरा कब तक रहता है? जब तक सूर्य नहीं निकलता। अब योग का सूर्य उदय हुआ तो सारे विकार, सारे भीतर का चित्त का अंधकार, तमस नष्ट हो गया। योग तो बहुत ऊंची विद्या है साहब, ये उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्रियात्मक विधि है। योग एक दार्शनिक पक्ष है उसका बहुत बड़ा। अगली बात मैं कह रहा था, योग के तो आप रोज मुझसे लाभ सुनते हो ना, मैं आज बात कर रहा था गायपुर वालों को गाय का लाभ बताता। एक गाय दिन में कितना दूध देती है जी? 5 किलो, 10 किलो, 10 किलो मान लो। ऐसे 15-20 किलो वाली भी हमने तो देसी नस्ल की गाय पाल रखी है। हाँ, मैं घड़ी भी देसी रखता हूँ, गाड़ी में भी देसी में चलता हूँ, मोबाइल भी देसी प्रयोग करता हूँ, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सब देसी प्रयोग करता हूँ, कपड़े भी देसी पहनता हूँ, और खड़ाऊ तो एकदम ठेठ देसी है। जब हम विदेश में जाते हैं तो हम सारी जनता हमें ही देखती है, बाबा कैसे चल रहा है, ये फैंसी चप्पल है इसकी। मैंने कहा पहन के देख ले, पता लग जाएगा। गाय भी देसी रखते हैं आजकल तो साहब, सब विदेशी आ गया है। खेत देसी, खाद विदेशी। खेत हमारे हिंदुस्तान के, उसमें खाद विदेशी, आदमी देसी, उसका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, दांत देसी, टूथपेस्ट विदेशी, चमड़ी देसी, इस पर लगने वाले क्रीम, पाउडर, साबुन सब विदेशी, पैर देसी, जूते विदेशी, हाथ देसी, घड़ी विदेशी, सब। बहुत लोगों के यहां तो बहू भी विदेशी है। बता, देसी चीज अच्छी होती है कि विदेशी? बहुतों के घरों में चिड़िया, कबूतर, ये भी सब विदेशी आ गए। गधे भी विदेशी लिया है, कुछ तो इतने नालायक कुत्ते भी विदेशी लिया। अब पहले बोलते थे गौ माता, वो रंभाती थी माँ उस गौ माता, और आज वाली तो ये गौ माता भी विदेशी आ गई, वो गौ मोसी आ गई। एक गाय, देसी गाय, एक गाय एक दिन में 8 से 10 किलो मूत्र, 10 से 12 किलो गोबर देती है। उससे 1 एकड़ जमीन का खाद और कीटनाशक मिल जाता है। 1 एकड़ जमीन के लिए खाद यदि आप डीएपी लाते हैं तो 1000 रुपए का कट्टा, यूरिया लाते हैं तो 400 रुपए के आसपास का, और आप चलो 1000 रुपए मान लो खाद, 1000 रुपए का रोज खाद देती है एक गाय। और वो जो कीटनाशक डालते हैं 1 एकड़ जमीन में कितने रुपए का कीटनाशक पड़ जाता है जी? तो किसान बैठे हैं यहां
400-500 रुपए का वो आ जाता है, ठीक है। तो हर एक दिन आप देखो तो एक गाय 1 एकड़ जमीन के अंदर हम एक बार 1 किलो तो डीएपी डाल देते हैं, एक किलो करीब यूरिया एक पानी देने के समय ये प्रक्रिया कर देते हैं। एक फसल में 2-3 कट्टे डीएपी के और 1-2 कट्टे यूरिया के जरूर डाल देते हैं। तो हमारे खेत के अंदर जो खाद और कीटनाशक पड़ता है, उसको एक बार में जो उसके अंदर खाद देते हैं कि फिर कीटनाशक देते हैं, उसकी कॉस्ट करीब 1500 से 2000 रुपए पड़ती है एक बार के खाद और कीटनाशक की। तो हम चलो 1500 से 2000 हम 1000 का भी माने तो 1000 का खाद और कीटनाशक एक गाय एवरेज रोज देती है। एक महीने में कितना हो गया? 30,000 और 12 महीने में 3,60,000। 3,60,000 का तो गाय से गोमूत्र और गोबर ही हमको प्राप्त हो जाता है। जो दूध है वो तो एक्स्ट्रा में। कैसे? सुनो, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो दाल का आटा, चाहे चना हो, चाहे अरहर हो, चाहे वो मसूर हो, चाहे वो मटर हो, 2 किलो दाल का आटा, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र और 2 किलो गुड़, ये मिलाकर के घोल के रख दो, 48 घंटे में खाद तैयार हो जाता है। 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त होता है। ये डीएपी और यूरिया का बाप है। तुम हजारों के रुपए के कट्टे लाते हो, खेत में डालते हो, खेत में डाल करके फिर उसकी तो शाक सब्जी अन्न आदि बनता है, वो अपने पेट में आता है, उससे फिर कैंसर होता है, उससे इनफर्टिलिटी होती है, अपंग बच्चे पैदा होते हैं, उससे फिर जो है बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां, हड्डियां, चमड़ी सब खराब कर डाली, दिल दिमाग सब खराब कर डाला, सबके खून में जहर घुल गया, मनों में जहर घुल गया, विचारों में जहर घुल गया। अरे जब खेत में जो डालोगे तो पेट में आएगा। जो खेत में डालते हो सब चीज कहां आती है बोलो? पेट में। क्या बन करके? तोरी बन करके आएगी, लौकी बन करके आएगी। तो मिसाइल आ रही है, मारेगी तुम। ये मटर बन रहा है, टमाटर बन रहा है, गेहूं बन रहा है, ये जो अन्न बन रहा है ये गोली बन करके आता है। टमाटर जो है वो एटम बम बन के आता है। आलू एटम बम खा रहे हो, आलू टमाटर के। लौकी और तोरी की मिसाइल जा रही है भीतर, और तुम सोच रहे हो हम तो मजे कर रहे हैं। मजे नहीं कर रहे बावड़े, तो मिसाइल से हमला हो रहा है, तुम मारा जाएगा। ये हो रहा है, ये एकदम फैक्ट बताए मैं आम आदमी के। हम तो देसी आदमी, गांव के आदमी को गांव की भाषा में समझाना चाहिए। ज्यादा उसको साइंटिफिक बात करनी चाहिए, लेकिन सीधी भाषा में समझा रहे हैं। जो हम खेत में डालते हैं वो साग सब्जी बन के, अन्न बन करके, दूध बन करके। अब दूध भी तुम्हारे, अब आप सोचते हो गेहूं तो हमने खा लिया, बाजरा हमने खा लिया, चावल हमने खा लिया, मकई हमने खा ली, वो भूसा कौन खाता है बोलो? गाय भैंस। और वो क्या देते हैं? दूध कौन पीता है? हम। तो सारी चीज जो खेत में पैदा होगा वो हर चीज कहां आएगी? पेट में। कपास भी बो दिया तो कपड़ा बन करके अपने शरीर पर आएगा, वो चमड़ी के रूप पैदा करेगा। फिर जो खेत में पैदा होगा हर चीज पेट में आएगी। खेत अपने लिए बना ही नहीं है, वो खेत बना ही पेट के लिए है। खेत बना ही पेट के लिए। तुमने खेत गड़बड़ कर दिए। अब तू यूरिया पी के दिखा, जरा डीएपी पी के दिखा, डायरेक्ट पियोगा तो मर जाऊंगा। अरे इसी से तो तेरे शरीर में, तेरे खून में, तेरे आत्मा में, तेरे मन में जहर घुल रहा है। आहार शुद्ध जब तक नहीं होगा शरीर और विचार शुद्ध हो ही नहीं सकता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन मन, जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। ये छोटी छोटी बातें हैं, पुराने जमाने में सकते। सुनो अगली बात। तो एक गाय एक दिन में कितने का खाद्य दिया? 1000 रुपए का। अब कीटनाशक सुन लो, 5 किलो गोमूत्र और 5 किलो किसी भी पेड़ के पत्ते, 6 पौधों के नाम बता रहा हूं, उनके पत्ते डाल लेना। सबसे पहले उपलब्ध होते नीम, धतूरा, आखा, भांग। जो कहीं काम नहीं आते वो अपने काम आते। हम सोचते बेकार खड़े, बेकार नहीं खड़े, तुम्हें उपयोग नहीं आता बावड़े। धरती पर कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। भगवान ने हर एक वस्तु एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। तो क्या बताया मैंने? नीम, धतूरा, भांग, मदार, अर्क, आखा, फिर
तमाकू, फिर अनार और लास्ट अरेंड। 7 चीजें बता दी। 7 में से किसी के तो पत्ते मिल ही जाएंगे ना। ये सारे कीटनाशक है। 5 किलो पत्ते कूट लिए। इसमें आखा सबसे अच्छा होता है, तमाकू सबसे अच्छा होता है, नीम सबसे अच्छा होता है, धतूरा भी जबरदस्त होता है। ये धतूरा खाना मत, ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फिर, है ना। उसका विष धरती मां ले लेती है, फिर अमृता करके अपने को दे देती है। वो दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है इसमें। नीम, ये सब। 5 किलो पत्ते, 5 किलो गोमूत्र, और इसमें 750 ग्राम से 1 किलो लहसुन और 3 किलो हरी मिर्च तीखी वाली, हाँ एकदम चटाकेदार, मुंह में जाते एकदम कंचन, जीभ जो है ना चन तनातन डनाडन जो है ना, ऐसी वो दनादन वाली होनी चाहिए एकदम, हाँ? ज्यादा बीज वाली। 3 किलो मिर्च, ये कूट करके, लहसुन कूट करके, पत्ते कूट करके 5 किलो गोमूत्र में उबाल लो। इसको 4-5 उबाल दे दो अच्छे से, धीरे धीमे आंच पर ऐसे ऐसे उबाल लेना। अच्छे से उबालने के बाद, और ये हो गया तैयार कीटनाशक 1 एकड़ जमीन के लिए। तो 1 एकड़ जमीन का ये कीटनाशक, तो ऐसे तो करीब 150-2 हजार रुपए का रोज देती है गाय। और ये कहते हैं, बोलते हैं गौ माता की जय, फिर भेज देते हैं कसाईयों को, कटती है कत्ल खाने में। ये लाखों करोड़ रुपए का जो खाद और कीटनाशक हिंदुस्तान में बिक रहा है, इससे धरती माता की कोख गड़बड़ हो रही है, माओं की कोख गड़बड़ हो रही है, पशुओं की कोख गड़बड़ हो रही है, हमारे पेट खराब हो रहे हैं, और भारत माता के माथे पर कलंक लग रहा है गौ माता की हत्या का। हमें गौ माता को भी बचाना है, भारत माता को भी बचाना है, और भारत माता के इन संतानों को भी बचाना है। गैपुरा वालों, ये तुम्हारे गांव का मतलब है, समझ गए? अब गैपुरा गैपुरा करते रहते हो। एक गाय का पालन करते थे तुम्हारे बड़े बुजुर्ग पुरखे, इसलिए इसका नाम था गोपुरा। बाद में गायपुरा हो गया, फिर गायपुरा से गैपुरा हो गया। आदमी को छोटा बोलने की आदत है ना, तो ये है गाय का मतलब। तो बोलो, गाय इकोनॉमिकली बाइबल है ना, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ना, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है या नहीं? हाँ, ये है। अरे गाय की सेवा करके ही भगवान कृष्ण कृष्ण बने, गाय की सेवा करने से ही भगवान राम पैदा हुए, गाय की सेवा करने से ही ऋषिमुनियों को ऊंची बुद्धि मिली, मेधा मिली। और मैं भी तुम्हारे सामने बैठा हूं तो गाय की सेवा करके, उसका गोबर उठा करके, उसका दूध पी करके यहां बैठा हूं। भैंस के दूध पीने से पाड़ा जैसा शरीर, पाड़ा जैसी बुद्धि हो जाती है, फिर सींग उलझाते रहते। देखो, पाड़ा ऐसे ऐसे चलता है और बछड़ा ऐसे ऐसे फुदक फुदक के चलता है। हमारी तरह से बछड़ा चलेगा, और पाड़ा वालों का उदाहरण तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। फुदक फुदक आई गाय की बात समझ में? भाई बहनों, ऐसी ये सब गांव वाले हैं ना, सब यहां सब अपने अपने खेतों में ये प्रयोग करना जो खाद और कीटनाशक का मैंने बताया। और इसमें एक और जो है जबरेलिक एसिड, ये भी जो समझदार पढ़े लिखे किसान है ना, वो ज्यादा प्रयोग करने लग गए इसका। ये ब्यूटी और इल्ड, शाक सब्जियों की सुंदरता, जैसे शिमला मिर्च है, जैसे बैंगन है, जैसे टमाटर है, जैसे मटर है, इनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, खूबसूरत लगे देखने में, और इल्ड इनकी उपज बढ़ाने के लिए, सुंदरता और उपज दोनों बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जबरेलिक एसिड बोलते हैं उसको। तो ये कैसे तैयार होगा? इसको हम जबरेलिक एसिड तो नहीं बोलेंगे, गौ से तैयार करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जबरेलिक घोल। ये भी सुन लो, और गांव में सबको बताने, इनका प्रचार करना जो आज मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुफ्त में बता रहा हूं कुदरती खेती का तरीका। हाँ, 15 जो है 5 किलो कंडे, गाय का जो गोबर सूख जाता है ना, या तो उपले थेप लेते हम, उपले बोलते हैं ना, उपले, या गाय का गोबर सूखा हुआ 6 महीने से 1 साल पुराना, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है। 6 महीने से 1 साल पुराना 5 किलो गोबर 15 किलो पानी में उसको डाल के रख दो, सुबह शाम 2 बार हिलाओ, पेड़ की छाया में या घर में ऐसे ही कहीं बरामदे आदि में उसको रख देना, 10 दिन में तैयार हो जाएगा। ये उन जो है सब्जियों पर छिड़क दो या पानी के साथ दे दो, इससे ब्यूटी आ जाती है, बहुत खूबसूरत फसलों के अंदर।
ये 25 से 30 हजार रुपए का ये 1 लीटर आता है। 25-30 हजार का एक दिन में गाय दे देती है, बताओ। और यूं कहे गौ माता ने कौन पाला है, तो घास ही घास खावे। अरे बावड़े, तेरे को पता नहीं है गाय का मतलब क्या है। ये बड़े प्रयोग करो। तुम्हारे पास में तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ, गाय नहीं है तुम्हारे पास, तो भैंस से ही शुरू कर दो। भैंस का गोबर लेकर के उसका मूत्र लेके दोनों चीजें तैयार करो, खाद भी तैयार करो, कीटनाशक भी। थोड़ा कम गुण होगा गाय वाले से, लेकिन भैंस वाले से भी होगा। ये विदेशी गाय मत रखना। हाँ, विदेशी गाय वाले में कोई तंत्र नहीं होता है, ना उसके दूध में कोई दम है, ना उसके मूत्र में, ना गोबर में कोई दम है। गाय तो बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे गाय से ये प्रोडक्ट बनाओ। 1 एकड़ जमीन में करीब 2500 केंचुए होते हैं। एक केंचुआ करीब 2.5 लाख छेद करता है एक दिन। ये जमीन में रहने चाहिए, इनको मत मारो। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर चला के खेती पशुओं से करते थे ना, ये गाय जितने उपयोगी बैल भी उपयोगी है, उसका भी मूत्र और ये जो है गोबर वो काम आता है। और फिर पशुओं से खेती करते तो ये केंचुआदी नहीं मरते थे। पशु से खेती करनी चाहिए, जिनकी कम खेती है पशु से करो। फिर 1-2 बातें और। पानी जमीन का शत्रु, नमी जमीन की मित्र। नमी रहनी चाहिए। मल्चिंग, जो भी गन्ना है और दूसरी फसलें, उनका जो भूसा होता है ना, पत्तियां होती हैं, वो खेत में रहनी चाहिए। उसमें उससे कीट पैदा होते हैं, मित्र कीट पैदा होते हैं। और जैसे शरीर को ढक के रखते हैं, इससे धरती माता को ढका रहना चाहिए। उससे उसको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। उसकी जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छा रहेगा, नमी ठीक रहेगी। उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। जो 85% मित्र कीट होते हैं जो फसल की रक्षा करते हैं। बाकी जो चीज होंगी वो ये जो खाद और आप पानी डालेंगे इससे खत्म हो जाएंगे। मित्र कीट पैदा होनी चाहिए। जमीन में से हमने दीमक को खत्म कर दिया। ज्यादा दीमक गन्ना काट देती है, अलग बात है, लेकिन इसमें जैसे केंचुआ तो सबसे बड़ा मित्र कीट है, और छोटे छोटे बहुत से कीट पैदा होते हैं। खैर, ये मिट्टी को ढक करके रखना चाहिए। जमीन की बात बताई, योग की बात बताई, गाय की बात बताई। तो गएपुरा में मैंने कहा ये धरती बहुत पुण्य है। देखो, मुझसे लोग बोलते बाबा देश का भला करने में कितना वक्त लगेगा। मैंने कहा देश का भला तो एक दिन में हो सकता है, बस लोग सोच लें कि बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही जीना और ऐसे ही होना और ऐसे ही होगा। एक दिन में कैसे? आज सब संकल्प ले लो जितने भी यहां पर बैठे हो। गएपुरा और गएपुरा के बाहर से कितने आए हैं? जरा हाथ उठाइयो गएपुरा के बाहर वाले। अरे गएपुरा के बाहर वाले हाथ उठाओ तो। और गएपुरा के बाहर वालों का गएपुरा वाले अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार। हजारों भाई बहन बाहर से भी आए हुए हैं। और गएपुरा वाले कहां हैं? तो बाकी कौन है फिर यहां? ना तो कुछ ने गएपुरा में हाथ उठाए और ना बाहर वालों में। आजमगढ़ से दूर दूर से भी आए हैं। ओ तो दूसरे जिलों से भी आए हैं, मिर्जापुर के दूसरे जिले से भी आए हैं। मिर्जापुर के बाहर के जिलों से कितने आए हैं? बीच बीच में बैठे हुए हैं कुछ कुछ लोग, अच्छी बात है। तो दूर दूर से भी आए। बाकी यहाँ 40-50 किलोमीटर के एरिया से आए। ये सब बातें बता रहा हूं, सबको जाके बताना। देश का भला कितने दिन में हो जाएगा? एक दिन में। कैसे होगा वो सुन लो। सब संकल्प लेके जाओ। कल सुबह उठ करके क्या करेंगे? योग करना शुरू कर दो। रोग होगा ही नहीं, गलत विचार आएंगे नहीं, गलत काम करोगे नहीं, भलाई होगा। सुबह योग कर लोगे, पूरा दिन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा। शरीर खराब नहीं होगा, विचार खराब नहीं होंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। योग करोगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अध्यापक ठीक से पढ़ाएंगे, किसान ठीक से खेती करेगा, शरीर मन विचार अच्छा होगा तो सब कुछ होगा। इंसान अच्छा होगा तो सारा जहान अच्छा होगा। योग के करने से इंसान अच्छा हो जाता है, उसका तन मन प्राण आत्मा शुद्ध हो जाता है। एक एक व्यक्ति में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति जितनी शक्ति आ जाती है, योग करने से अलौकिक शक्ति मिलती है। अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति से जुड़ जाता है। अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलता। बहुत ऊंची विद्या है। इससे बीमारियों का ठीक होना ही तो सामान्य घटना है। शरीर तो एकदम फर्स्ट क्लास हो ही जाएगा। शरीर स्वस्थ सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल बॉडी, एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी, स्ट्रक्चर अच्छे होंगे, कैरेक्टर अच्छा होगा। योग करेंगे, अगली बात बीमारी बुराई से मुक्त रहेंगे। तो सब संकल्प ले लो, योग करना है और बीमारी और बुराई से मुक्त रह करके, उच्च चेतना से युक्त रह करके जीवन को जीना, तो ये तो कल्याण हो गया। अब आधी गरीबी तो हमारे अपने कारण से,
बीमार होते हैं, बीमारी और बुराइयों में, फिर ये खाद कीटनाशकों में। आपको जो खाद और कीटनाशक का तरीका बताइए उसको अपनाना, योग अभ्यास करना, बीमारियों से और बुराइयों से आप दूर रहेंगे। आधी गरीबी तो इसी से दूर हो जाएगी। बाकी सब लोग मिलकर के सोच लो कि इस बार लोकसभा और विधानसभाओं में वही चुन करके जाएंगे जो देश का 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को देंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को समाप्त करके विदेशी व्यवस्थाओं के स्थान पर स्वदेशी तंत्र को, स्वदेशी व्यवस्था को लाएंगे। बस एक छोटी सी बात। बहुत लोग पूछते बाबा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने कहा अगला प्रधानमंत्री वो होगा जो काला धन लाएगा, जो भ्रष्टाचार मिटाएगा और विदेशी व्यवस्था के स्थान पर स्वदेशी व्यवस्था लेकर के आएगा। ये आज काला धन नहीं लेकर के आ रहे, आज भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहे, आज ये हमें अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे, आज ये किसानों का हित नहीं सोच रहे, पूरे हिंदुस्तानियों का हित नहीं सोच रहे, ये कल को कैसे कर देंगे? इसलिए अब एक नया भारत बनेगा, नई व्यवस्था आएगी। एक बार सोच लिया ना, फिर वैसे करना है, बस ये जज्बा होना चाहिए। यदि हम अपना 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में ले आए तो भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बनेगा। अब अपने हाथों से अब ये हमें एक नए राष्ट्र का यदि निर्माण करना है तो इसके लिए किसी भी सूरत पर ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन लाना पड़ेगा। फिर हिंदुस्तान में ना महंगाई रहेगी, सारी चीजें आधे दाम में मिलेंगी, आधे दाम में, आधे मूल्य में लगभग सब चीजें मिलेंगी। किसी किसी चीज का करीब 25, किसी का 50% मूल्य कम हो जाएगा। महंगाई खत्म, गरीबी खत्म, इतना पैसा आएगा, धन धान्य आएगा, एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए मिलेगा। फिर गरीबी खत्म, हमारी इकोनॉमी बहुत ऊंची होगी, हमारी करेंसी का मूल्य मजबूत होगा। अभी तो हमारा रुपए जो है लुढ़कता ही जा रहा है। क्यों? वैल्यू बच गई, इंसान की वैल्यू नहीं बची, हमारे पैसे की वैल्यू नहीं बची, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं बची। और ये काला धन वापस आने के बाद हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मैं आप सबको रोजगार देने के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं। एक भी व्यक्ति मेरे देश का बेरोजगार ना रहे, गरीब ना रहे, अनपढ़ ना रहे, अभावग्रस्त ना रहे, सब फलों की तरह मुस्कुराए, हंसी खुशी की जिंदगी जिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो भाई बहनों, ये है अभियान भारत स्वाभिमान। इसके तहत हम पूरे देश में घूम रहे हैं। जागो जागो, उत्तिष्ठतो जागृत है। अब यहां आ गए तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं? बोलो बाबा ये तो तुरंत ही हो जाना चाहिए, आज ही करवा के ही चले जाए बाबा जी। कितने प्यारे हैं यहाँ के लोग ना। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो ना, ऐसे खिल रहे हैं सबके चेहरे जैसे हीरे मोतियों की तरह। हीरों की मोतियों की चमक भी तुमने कम कर दिया है। ऐसी चमक, ऐसी खुशी, ऐसी ही प्रसन्नता भगवान करे सदा आपके जीवन में बनी रहे। आपके लिए प्रार्थना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे कोई सुबह सुबह हमारे पूज्य बापू का दर्शन कर लेना, चिन्मय आनंद जी का, तो खुश हो जाता है। बोले हाँ? और कोई ऐसे होते हैं उनका दर्शन करना, बोले सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया है? कुछ लोग ना, अब जैसे हमारे बाप हो, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ना। इतना खूबसूरत मुझे आप में से एक भी नहीं दिखाई दे रहा। स्पेशल पीस बना के भेजा है भगवान ने धरती पर। कुछ रेयर पीस होते हैं ना, हाँ? तो रेयर पीस है ये, धरती पर भगवान के वरदान बनकर के आए और छोटे से गयपुरा में पैदा होकर के पूरे देश में एक बहुत ऊंची प्रतिष्ठा और यश प्राप्त किया है। सबका बहुत बहुत प्यार है इनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके महान बन जाते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। अब जैसे बापू है, अभी एक ये हमारी तरह से दंड बैठक थोड़ी लगाते हैं, लेकिन बड़े मजबूत है। अभी अगला इनका काम है कि मैं इनको सिखा दूंगा दंड बैठक। अब तो इनको जवान रखना है 50 साल तक कम से कम, ठीक रहेगा ना? तो ये जन्म से ही सुंदर है, ये जन्म से ही बुद्धिमान है। कुछ लोग ना प्रज्ञावान होते हैं जन्म से ही, ये तो जन्म से ही। महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्म, औषध, मंत्र, तपः, समाधि, जा सिद्ध। 5 चीजें होती हैं, इनसे महान बनता व्यक्ति, विशेष शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त होता है। एक जन्म, दूसरा औषधि, तीसरा मंत्र, चौथा तप और 5वीं समाधि से सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है।
तो हमारे सबके प्यारे पूज्य बापू चिन्मयानंद जी, तो ये तो इस धरती पर मैंने कहा जन्म से ही एक महान आत्मा पैदा हुई, और थोड़ा सा प्रयास करने से, थोड़ा सा ही प्रयास करने से भगवान ने इनको इतनी ऊंचाई दी है। जैसे वो भारत के संत परंपरा में एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में चमक रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना है पूरी दुनिया में ऐसे ही चमके हैं। आज हम यहाँ आए ना, देखो हम तो गईपुरा जानते नहीं थे, हम तो बापू को जानते थे, तो बापू ने गईपुरा पहुंचा दिया हमको। आज यहाँ आए हैं और आप सब भगवान की आत्माएं हो, ये सब भगवान का विधान है। आपके मन में प्यास तो बहुत दिनों से थी, लेकिन यहाँ आने का निमित्त है, उसको भगवान एक पूरी व्यवस्था करता है। तो यहाँ आने का निमित्त बने हमारे पूज्य बापू, एक बार इनको सब की ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। वो खाली गईपुरा के ही गौरव नहीं, वो देश के गौरव बने हैं, विश्व के गौरव बन रहे हैं। और हमारे भाई बहुत किसी को प्यार करें तो उसको पप्पू बोल देते हैं। वो पप्पू किधर है? आजा इधर। इस पप्पू को भी आशीर्वाद है? इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एकदम पक्का है पप्पू, मजबूत है एकदम। महाराज जी को ऐसे ही सेनापतियों की जरूरत है, ऐसे योद्धाओं की। मैं हमेशा बोलता हूं, हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, वेल्थ में नंबर 1 बनो। जिंदगी में हमें क्या बनना है? हमेशा कैसा रहना? नंबर। हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में नंबर 1। और देश को भी बनाना है दुनिया का नंबर। ऐसे ही संकल्प 24 घंटे, यही जुनून, यही दीवानगी, एक क्षण के लिए भी ये संकल्प कमजोर ना पड़े। देखो जैसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दोगे ना दिमाग की, वैसी सेट रहेगी। हमारे ब्रेन के 2 मोड हैं एनर्जी के, एक पॉजिटिव मोड, एक नेगेटिव। पॉजिटिव मोड पर अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी सेट करके रखो, गुरु के साथ, भगवान के साथ, शास्त्र के साथ, सेवा के साथ, संत के साथ मन जुड़ा रहे। चलो ताली बजाएंगे। खुश रहना हमेशा, ये स्वास्थ्य का मंत्र है। ताली 2 मिनट बजा लो, कीर्तन कर लो, इसी से सारी बीमारी मिट जाती है। यहाँ आंख का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ कान का, यहाँ हार्ट का, यहाँ डायबिटीज का, यहाँ किडनी का, यहाँ थायराइड का, यहाँ मास्टर पॉइंट, सारे पॉइंट दब जाते हैं साहब ताली बजाने से। चलो भजन के साथ गा लेते हैं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। तो पूज्य बाबू से कहूंगा वो भी आपको अपने मंगल आशीषों से अनुग्रहित करें। इस वक्त जो भारत स्वाभिमान की यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, इस यात्रा के तहत इस छोटे से ग्राम पर पधारे। और मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि महाराज श्री आप जब इधर से इलाहाबाद की चित्रकूट की ओर पधारें तो बीच में हमारा एक छोटा सा ये महाराज श्री की भाषा में गाय पूरा पड़ता है, उस पर भी जरा कृपा हो जाए। और महाराज श्री ने बहुत सहज रूप में इस छोटे से ग्राम्य पर कृपा की। और भारत स्वाभिमान की यात्रा को जो महाराज श्री लेकर चल रहे हैं, एक न एक दिन वो स्वप्न जरूर पूर्ण होगा। सत्य के खिलाफ जो लोग खड़े हैं,
महाराज श्री उनके खिलाफ हैं। महाराज श्री का कोई विरोध किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है, व्यक्तिगत किसी से नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ महाराज श्री कदम उठा रहे हैं। और महाराज श्री ने भी जो आपको बताया 400 लाख करोड़ हमारे देश का काला धन बाहर के बैंकों में जमा है, यदि वो आ जाए तो आप सोचिए हमारा भारत कितना समृद्ध हो सकता है, भारत के गांव गांव कितने समृद्धशाली हो सकते हैं, और आप लोग जो नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं वो कितने आगे बढ़ सकते हैं, सोचिए। लेकिन केवल मैं प्रार्थना करूं, हम लोग बोलकर चले जाते हैं, महाराज श्री जगा कर चले जाते हैं, तो जागने के बाद हम पुनः सो न जाएं। हम सभी देश के युवाओं को चाहिए कि महाराज श्री जब भी आवाहन करें हम महाराज श्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, ताकि एक दिन महाराज श्री का संकल्प भारत को जो विश्व गुरु बनाने का है, एक दिन पुनः वो संकल्प पूर्ण हो और महाराज श्री के इस अभियान में हम सब शामिल हो जाएं। ये स्वार्थी लोग जो राम राज्य की बातें करते हैं वो राम राज्य कभी नहीं ला पाएंगे। राम राज्य यदि देश में कोई ला सकता है तो स्वामी रामदेव जी महाराज जैसे संत महापुरुष लोग ही। महाराज श्री भी उस अभियान को लेकर चल रहे हैं। त्रेता युग में राम जी थे और कलयुग में बाबा रामदेव जी हैं, जो गांव गांव जाकर के उस गरीबी की पीड़ा को देख रहे हैं। संत भले ही कुछ कहे ना, कल जब मैं महाराज श्री के निवास पर था तो मैंने देखा महाराज श्री का जबरदस्त संकल्प है। कोई पलंग पर सोना नहीं, कोई ऊंचे बहुत डल्लब के गद्दे पर सोना नहीं, महाराज श्री नीचे भूमि से। मैं देख करके आश्चर्यचकित कि पूरी दुनिया जिसको इतना महान समझ रही है, इतना महान देखती है, और महाराज श्री ने कितना साधारण अपने जीवन को बना रखा है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी महाराज श्री का जो जीवन है बहुत त्यागमय जीवन है। और देश में त्यागी पुरुष ही राम राज्य ला सकता है, जो लूट करके बैंकों में रखने वाले हैं वो राम राज्य कभी नहीं ला सकते प्यारे। इसलिए संत की बातों पर गौर करें, संतों का सहयोग करो, संतों के साथ रहें, तभी राम राज्य ला सकता है। और राम राज्य आएगा हम तभी सुखी हो सकते हैं। मैं गयपुरा और आसपास के सभी गांव और ग्राम्य भूमि से पधारे हुए सभी भक्तों को प्रार्थना करूंगा कि सब लोग जगो, अभी भी समय है। आने वाले चुनाव में आप जग जाओगे तो भारत की तस्वीर बाबा जी बदल करके रख देंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ आज की यात्रा को विराम की ओर लेकर के चलेंगे। तो मैं प्रार्थना करूं कि महाराज हम जैसे बालकों पर आप हमेशा अपना स्नेह रखिएगा, और जब भी कभी हम गयपुरा वासी याद करें, मिर्जापुर के लोग याद करें, तो आप जरूर पधारेंगे महाराज श्री। कौन कौन लोग महाराज श्री से दिल से प्यार करते हैं, हाथ उठाएं जरा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं महाराज जी जो आपको प्रेम न करता हो। पूरा विश्व आपको बहुत प्रेम करता है और हम सब लोग महाराज श्री के साथ हैं। और मैं आपको बताऊं, भारत स्वाभिमान यात्रा में मैं भी महाराज श्री के साथ हूं, तन मन धन से साथ में हूं मैं। और जहां भी महाराज श्री आदेश करेंगे, अरे राष्ट्र के लिए हम बाद में संत हो सकते, बाद में, लेकिन पहले भारतीय हैं और हमारे भीतर ये भारतीयता झलकनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। केवल हमारे उपदेश कान और मुंह में नहीं होने चाहिए। मैं तो सबको कहता हूं, लहू बनकर हमारे रग रग में दौड़नी चाहिए राष्ट्रीयता की भावना, तब हम सब सच्चे भारतीय कहलाने के अधिकारी। बाद में मुसलमान हो, बाद में हिंदू, पहले भारतीय हो। और भारतीयता के कारण आपके भीतर राष्ट्रबोध होना चाहिए और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, तब हम सच्चे भारतीय कहलाने के अधिकारी हैं। और इन्हीं संकल्प के साथ, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ महाराज श्री के चरणों में बार बार वंदन। और इस व्यवस्था को जिन्होंने सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, हमारे अवधराज सिंह जी पप्पू जी, इन्होंने 51,000 रुपए इस कार्यक्रम में भेंट दिए हैं। परमात्मा आपके पूरे परिवार को और आपके हर संकल्प को पूर्ण करें, मेरी ऐसी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद है। और हमारे तिवारी जी, क्या नाम था, आशुतोष जी तिवारी, इनकी बहन इंदिरा तिवारी जी हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, उन्होंने भी 11,000 रुपए इस कार्यक्रम में भेंट दिया है। और विशेष रूप से अपने भाई को उन्होंने भेजा है कि महाराज श्री के चरणों में वंदन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे पन्नालाल जी पटेल, शोभनाथ जी यादव जी, हरिदास जी, और हमारे बम जी, दीपक जी, नरेश जी, गोपाल पांडे जी, और
विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के सभी बच्चे, लक्ष्मी नारायण जी, ओम प्रकाश जी पांडे, अभिराम शरण जी, रतनदीप शर्मा, राकेश दुबे जी, मुन्नू दुबे जी, और हमारे वाराणसी से अभी अध्ययन कर रहे हमारे योगानंद जी पधारे हुए हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से बहुत बहुत आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। तो अब गयपुरा वालों के लिए आश्रम की जो औषधियां हैं, दवाइयां हैं, वो यही एक सेंटर खुलवा देते हैं, तो यहां से सबको मिल जाएगा। अब वो जहां महाराज जी बोल देंगे वहीं खुलवा देंगे, ठीक है। तो यहां से आश्रम का सब दवाई, शुगर के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, दिमाग के लिए, नस नाड़ियों के लिए, फिर दवाइयों के अलावा फिर च्यवनप्राश, आंवला, एलोवेरा, बादाम पाक, फिर टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सभी चीजें तो अपनी है ना, वो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम कहते भी हैं किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, देश को समृद्धि मिलेगी उससे। ये भी संकल्प सबको रखना है। हमारे पूज्य बापू जैसी दिव्य आत्मा को जिन्होंने जन्म दिया, ऐसे महान संत के महान पिता पूज्य हरिशंकर पांडे जी का और पूज्य माता श्रीमती रेखा पांडे जी का भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने ऐसी महान आत्मा को जन्म दिया। उनके भी कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, पुण्य थे, जो ऐसी संत आत्मा इस पवित्र गांव की धरती पर उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने यश से इस गांव का पुण्य और बढ़ा दिया है। ऐसे महान पिता को भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत